अयोध्या की शाम दीपोत्सव के नाम रही। मठ मंदिर से लेकर गली गली में साधु संतों और स्थानीय लोगों ने दीप जलाकर इसकी खुशियां मनाई। दरअसल 5 अगस्त का दिन अयोध्या के लिए ऐतिहासिक दिन है। ठीक 1 साल पहले आज के ही दिन राम मंदिर निर्माण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नींव रखी थी। शिलान्यास कार्यक्रम का 1 साल पूरा होने पर अयोध्या की गली गली में दीप जलाए गए और दीपोत्सव मनाया गया। ऐतिहासिक दिन पर अयोध्या के साधु संतों ने मिठाइयां बांटी और मंदिरों में, मठों में दीप जलाए गए। इससे पहले सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज से अन्न महोत्सव की भी शुरुआत की थी, जिसके तहत गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। दीपावली में भले ही अभी लंबा वक्त बाकी है, लेकिन रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की छटा साफ देखी जा सकती है। हम इस समय मौजूद हैं तपस्वी छावनी के बाहर और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ मंदिरों और मठों के बाहर जो है दीप जगमगा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर मौका ही ऐसा है। 5 अगस्त, आज से ठीक 1 साल पहले 5 अगस्त के दिन ही अयोध्या में रामनगरी में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, आधारशिला रखी गई थी और आज उसकी पहली वर्षगांठ है। इस अवसर पर रामनगरी अयोध्या में मंदिरों में, मठों के बाहर दीप जलाए जा रहे हैं, लोगों के घरों में दीप जलाए जा रहे हैं। लोग इस पर्व को इस उल्लास के साथ मना रहे हैं जैसे दीपावली का ही मौका हो, और उनके लिए ये दीपावली से कम भी नहीं। अयोध्या वासियों में नहीं बल्कि जो भी राम भक्त हैं उनमें इसी तरह का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, भले ही वो अयोध्या में हो या किसी और हिस्से में। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, अयोध्या। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में अन्न उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने यूपी के 5 जिलों के पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यूपी के 80,000 राशन दुकानदारों से भी सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और सरकारी अनाज की दुकानों से गरीबों को मुफ्त राशन बांटा गया। इसके बाद अपने संबोधन में पीएम ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा, उन्हें योगी और कर्मयोगी दोनों बताया। साथ ही योगी सरकार के कामों की सराहना करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन पर भी राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी है, कर्मयोगी भी है। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिला पूजन के 1 साल पूरा होने पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किया और जन्मभूमि परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण के काम का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी ने यहां धार्मिक अनुष्ठान में भी हिस्सा लिया। सीएम राम जन्मभूमि परिसर से वासुदेव घाट पहुंचे, जहां पीएम गरीब कल्याण योजना के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रामलला के दर्शन किए, पूजन किया और विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम ने देखा राम मंदिर का मॉडल, राम मंदिर निर्माण का कार्यों का जायजा भी लिया। तो सीएम ने लोगों को राशन भी बांटा। दरअसल आज अयोध्या से अन्न महोत्सव की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करोड़ों लोगों को फ्री में राशन दिया गया। आज अयोध्या में 400 लाभार्थियों को फ्री राशन मिला, जिसमें 20 लोगों को खुद सीएम योगी ने राशन बांटा। साथ ही नई अयोध्या का किस तरह निर्माण हो रहा है, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। पीएम के अन्न महोत्सव को लेकर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने विवादित बयान दिया है। रायबरेली पहुंचे राम गोविंद चौधरी ने कहा कि सरकार लोगों को 5 किलो अनाज देकर भिखमंगा बनाना चाहती है। वर्ष में माननीय अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, बस उन्होंने हर क्षेत्र में विकास किया, हर जात धर्म वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। उस मुद्दे को लेकर के 4.5 साल में जो सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के है, इसने जो उत्तर प्रदेश का विनाश किया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त कर चुका है, किसान, नौजवान, महिलाओं को उत्पीड़न किया है, लोगों का घर गिरा रहा है और खाने के लिए लोगों को भिखमंगा बनाने के लिए 5-5 किलो अनाज की 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव, आज से समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की इसके लिए शुरुआत कर दी है। लखनऊ में सपा हेडक्वार्टर से अखिलेश यादव के साइकिल पर सवार होते ही यूपी के सभी जिलों में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी साइकिलें चल पड़ी।
इस दौरान सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महंगाई, तेल की बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी का मुद्दा, किसान आंदोलन और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर केंद्र और यूपी सरकार को नाकाम बताते हुए नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा के दौरान आज कई जिलों में पार्टी के बड़े नेता खुद सड़कों पर उतरे और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। तो 6 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव खुद लखनऊ में मौजूद थे, तो उनकी पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव कन्नौज में पहुंची और उन्होंने वहां से हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बरेली में थे। अखिलेश यादव के चचेरे भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद में थे। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह वो बाराबंकी में, बाहुबली पूर्व सांसद रमाकांत यादव आजमगढ़ में मौजूद रहे। तो समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा से पहले आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए 2017 के भाजपा के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि अब जब चुनाव आ चुका है तो भाजपा को गरीबों की याद आ रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यूपी के कई क्षेत्रों में नंबर 1 होने के दावों पर भी सवाल खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मैनिफेस्टो नहीं खोला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं, मैनिफेस्टो नहीं मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस है। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। तो देश के करोड़ों कुपोषित बच्चों में सबसे ज्यादा है। कुपोषित बच्चे अगर कहीं हैं, कुपोषण के शिकार कहीं बच्चे हैं, तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। गंगा में लाश बहाने के में नंबर 1। उत्तर प्रदेश कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश सम्मानित नागरिकों को बिना इलाज के मारने में नंबर 1। कस्टोडियल डेथ, जुडिशियल डेथ में नंबर 1। झूठ बोलने में नंबर 1। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और रायबरेली जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा अन्न महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। कोरोना जैसी महामारी में जब पूरी दुनिया ठहर सी गई थी, उस समय किसी व्यक्ति को भूखे पेट ना सोना पड़े, इसके लिए एक संवेदनशील प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह योजना चलाई थी कि सरकार जरूरतमंद लोगों के साथ में खड़ी है। ये सरकार ने सिद्ध किया और अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के अंतर्गत जो राशन कार्ड धारक थे, उनको प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं रालोद में आगामी चुनाव को लेकर किसानों के बीच जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए पार्टी की लोक संकल्प समिति की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि 7 अगस्त को पार्टी नेता गाजीपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच पहुंचेंगे और उनसे राय लेकर पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। इस दौरान पार्टी नेता जयंत चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। 2022 के चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने आज घोषणा पत्र समिति की बैठक की। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी। सर, क्या आप लोगों ने तय किया है, किस तरीके से आगे चुनाव में जाएंगे? आज हमने लोक संकल्प समिति, जो वह बॉडी है, वह संगठन है जो हमारा घोषणा पत्र तैयार करेगा, उस समिति की पहली बैठक बुलाई गई। डॉक्टर यशवीर जी जो मेरे साथ हैं, वे अध्यक्षता कर रहे हैं समिति की, और इसमें बहुत जानकार लोग जो पॉलिसी को भी वॉच करते आए हैं और राजनीतिक जिनको अनुभव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा किसान गाजीपुर बॉर्डर में आके बैठे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आपकी जड़ें काफ़ी मजबूत है, तो क्या किसानों को केंद्र बिंदु में रख के आपका नया घोषणा पत्र बनेगा और चुनावी जो अभियान है वो शुरुआत होगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये मिजाज रहा है, इतिहास रहा है। जन आंदोलन जो भी हों, जो व्यापक रहे हैं देश में, जिनका एक सार्थक परिवर्तन जिनसे आया है, सब में हमारे क्षेत्र के लोग शामिल रहे हैं और आज भी यही है। आप जाके देखेंगे, सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पे नहीं, जो जहाँ भी कहीं किसान बैठे हैं, आप पाएंगे कि इन जिलों से बहुत लोग वहाँ जा रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। सर,
अगर बात करें तो क्या समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन 2022 के लिए होगा और या क्या अन्य भी दलों से आपके साथ बातचीत होगी? देखिए, इस पे अखिलेश जी काफ़ी बार कह चुके हैं और हमारी उनकी लगातार अच्छी बातचीत चल रही है, अच्छे वातावरण में है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जिनका कहना है कि लोक संकल्प समिति की पहली बैठक 7 तारीख को होगी गाजीपुर बॉर्डर में, जहाँ किसानों से सुझाव लेकर आगे घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। वहीं कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी पर अनाज खरीद को लेकर भ्रष्टाचार की बात कही है। राकेश टिकैत का आरोप है कि यूपी के रामपुर जिले में धान की खरीद किसानों से नहीं बल्कि व्यापारियों से हो रही है। साथ ही आरोप लगाया कि किसानों से धान खरीद में अधिकारी और नोडल एजेंसी बिचौलियों के साथ मिलकर खेल कर रहे हैं। पूरा फर्जीवाड़ा एमएसपी का। सिर्फ हम जो दस्तावेज लेकर आए, एक जिला हमने पकड़ा है, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, एक ही जिला, और ये पूरे उसके ऑथेंटिक दस्तावेज है भाई सारे। जो जिसको चाहेगा वो हम दे देंगे, सब हैं। कुछ आपको हम दे देंगे, जो हमने करवाया है ये हम दे देंगे। देखो क्या है कि सरकारी आंकड़ों में 8% किसानों से एमएसपी की ये खरीद बताते हैं कि हम खरीद कर रहे, लाभ मिलता है 8% किसानों को, और उसमें भी 40% किसान के नाम पे फर्जीवाड़ा 8 में भी। वहीं लखनऊ में आम आदमी पार्टी का गांधी भवन में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आप सांसद संजय सिंह ने बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं से संवाद किया। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी तेजी से सक्रिय नजर आ रही है। गांधी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में आप प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत के साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। यूपी में 80% निजी स्कूल अब ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाएंगे। स्कूलों के इस फैसले से अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने यह जानकारी दी। यूपी के जनरल बॉडी के मेंबर्स स्कूलों के साथ बैठक में यह फैसला हुआ। यह बैठक 16 अगस्त से स्कूलों को खोले जाने को लेकर हुई थी। अनिल अग्रवाल के मुताबिक सिर्फ 10% स्कूल ऑफलाइन और ऑनलाइन में कक्षाओं का संचालन करेंगे, जबकि 10% स्कूल अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चलाएंगे। मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या ज्यादा होगी वो 2 शिफ्ट में स्कूल का संचालन करेंगे। साथ ही स्कूलों में लंच ब्रेक, मॉर्निंग असेंबली नहीं होगी। आपको बता दें, शासन ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्कूलों पर फैसला छोड़ा था। कल उत्तर प्रदेश में बीएड की प्रवेश परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसके लिए 5,91,305 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें 2,64,294 पुरुष और 3,27,011 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। प्रदेश के कुल 1,476 केंद्रों पर बीएड की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी है। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। बीएड की प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी और पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। लखनऊ में कुल 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 32,477 अभ्यर्थी बीएड की प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं कानपुर में स्टेप HBTI शिक्षण संस्थान में MBA छात्रा के शारीरिक और मानसिक शोषण मामले में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्र को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। संजीव मिश्रा को कैंपस में प्रवेश करने से भी मना कर दिया गया है। साथ ही शिक्षण संस्थान के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप से भी उन्हें रिमूव कर दिया गया है और नए प्रॉक्टर की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि यहां MBA फर्स्ट ईयर की एक छात्रा ने असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्र पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए कहा था कि वो अश्लील इशारे करते हैं और जबरन वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल करके अभद्र टिप्पणी करते हैं। इस मामले में FIR दर्ज हुई थी। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच संगम में लेटे हुए हनुमान मंदिर में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है, जिसके बाद यहां मौजूद महंत, पुजारी और श्रद्धालुओं ने शंख घंटा बजाकर मां गंगा का स्वागत किया। इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और आरती भी की गई। ये पल यहां के लोगों के लिए बेहद खास होता है। लोग यहां घुटने भर पानी में चलकर हनुमान जी का दर्शन पूजन करते थे। पानी गर्भगृह में पहुंचने और बजरंग बली की प्रतिमा के डूबने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं।
मान्यता है कि जिस साल गंगा का पानी प्राचीन मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति तक पहुंचता है, उस साल प्रयागराज में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती और हर तरफ शांति रहती है। देखिए, आज के दिन का प्रतीक्षा सभी को होती है, विशेषकर प्रयागवासियों को। वैसे पूरा भारतवर्ष इसकी प्रतीक्षा करता है कि गंगा जी यदि हनुमान जी को स्नान कराती हैं तो वह वर्ष पूरे भारत में ही नहीं विश्व में सुखमय रहता है। भारत का किसान सुखमय रहता है, भारत के लोग सुखमय रहते हैं। और आज ऐसी बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं, कोरोना महामारी से। गंगा जी के स्नान करने के बाद हनुमान जी सबको आशीर्वाद देंगे। कोरोना की बीमारी जो तीसरी लहर वो नहीं आवे, लेकिन सावधानी सबको बरतनी है। हरदोई में पंच नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे कटान का खतरा बढ़ गया है। सबसे ज्यादा दहशत में चिरंजू पुरवा और सोनारी पुरवा के ग्रामीण हैं। इस बीच गांव के किनारे प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। डीएम अविनाश कुमार ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संभावित बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, मुस्तैद है। प्रदेश में 2 जगहों से गाड़ियों में आग की भीषण तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर कानपुर देहात की है, जहां चलते ट्रक में आग लग गई और वो देखते ही देखते जलकर खाक हो गया। इस दौरान सड़क पर आग की लपटें निकलती दिखाई दी। बताया जा रहा है बिजली के तारों के नीचे से निकलते वक्त शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी और जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंची, ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। दूसरी तस्वीर कुशीनगर की है। यहां भी चलती कार में अचानक आग लगने से वो धू-धू कर जल उठी। बताया जा रहा है कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिसके बाद कार सवार लोगों ने कार से निकलकर अपनी जान बचाई। हादसा रामकोला थाना क्षेत्र के मेहंदीगंज में हुआ। वहीं आगरा की 3 तलाक पीड़िता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो न्याय की गुहार लगा रही है। दरअसल ये वीडियो पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की पूर्व पत्नी नगमा का है। नगमा ने आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाए। पीड़िता ने मंटोला थाने में पति चौधरी बशीर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोप है कि चौधरी बशीर ने अभी हाल ही में 6ठी शादी की है। जी की पार्टी ने ही 3 तलाक पर कानून बना कर दिया है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी की जाए। लेकिन गिरफ्तारी चाहती हूँ, मुझे न्याय दिलवाने का काम करें। हरदोई में लॉटरी में ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। खबरों के मुताबिक एक किसान से 1 लाख रुपए की ठगी की गई है। ठगों ने ट्रांसपोर्ट शुल्क के नाम पर युवक से ऑनलाइन पैसे जमा करा लिए। ठगों ने किसान से लकी ड्रॉ में ऑनलाइन ट्रैक्टर निकलने की बात कहते हुए फोन किया था। फिलहाल किसान युवक की शिकायत पर अब साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। मामला हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र के पकरा मड़ैया गांव का है। भ्रष्टाचार के केंद्र के तौर पर पहचान बना चुके नोएडा विकास प्राधिकरण अब सुप्रीम कोर्ट भी उस पर सख्त हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुपर टेक डेवलपर्स के एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी आंख, नाक और कान ही नहीं बल्कि चेहरे में भी भ्रष्टाचार टपकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक डेवलपर के एमरल्ड कोर्ट के ट्विन टावर एक्सप्रेस और सियान के मामले में सुनवाई के सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखिए, हमने यहाँ पर फ्लैट 2006 में बुक किया था और 2010 में हमें पोजीशन मिला। जब हम 2010 में आए तो हमने बहुत डिफेक्ट्स देखे और सोचा कि इसको ठीक कराएं, लेकिन बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी से के पास जा करके हम थक गए। यहाँ तक कि तब के अर्बन मिनिस्टर यूपी को भी लेटर लिखा, लेकिन उनसे भी कोई जवाब नहीं मिला। जब देखा कि हमारे पास में अति हो रही है और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो फिर हमने डिसाइड किया कि ये कोर्ट के ही माध्यम से काबू में आ सकते हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में प्लास्टिक के कचरे से निपटने के लिए SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और भारतीय प्रदूषण नियंत्रण संघ ने एक समझौता किया है, करार किया है। इस प्रोजेक्ट को इनोवेटिव मैकेनिज्म फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कहा गया है। इस परियोजना का लक्ष्य प्लास्टिक कचरे के निपटारे के लिए एक स्थायी प्लास्टिक रिकवरी सप्लाई चेन विकसित करना है और इसके तहत एक बार इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को नए तरीके से फिर से प्रयोग में लाया जा सके। प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन 5 अगस्त 2021 को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र भूषण ने किया और ये प्लांट
ग्रेटर नोएडा में इकोटेक 12 में है और इसकी क्षमता 1 महीने में 900 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग की है। देखिए, जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैसिलिटी आज हमने इनॉग्रेट करी है सीओ साहब के द्वारा, जिसमें एमएलपी, एलडीपी, एसडीपी, पीपी जैसे लो ग्रेड प्लास्टिक वेस्ट को हम यूज़ करेंगे और उससे हम चिपबोर्ड बनाएंगे और ये चिपबोर्ड आपका वुड का सब्स्टिट्यूट होगा। जहाँ जहाँ जिन जिन एप्लीकेशन में आप वुड यूज़ करते हैं वहाँ पे आप इस चिपबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और बुलेटिन में अब बात जापान के टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों की, जहां कल दिन भी भारत के लिए बेहद अहम रहने वाला है। कल भारतीय महिला हॉकी टीम कांस्य पदक के लिए ब्रिटेन से मुकाबला करने के लिए उतरेगी। कुश्ती में पुरुष फ्री स्टाइल में 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पूनिया किर्गिस्तान के पहलवान से भिड़ने के लिए उतरेंगे, जबकि कुश्ती के महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम भार वर्ग में पहलवान सीमा बिस्ला ट्यूनीशिया की पहलवान से मुकाबला करेंगे। ओलंपिक में कल एथलेटिक्स में 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में मेरठ की प्रियंका गोस्वामी और भावना जाट पदक के लिए दौड़ लगाएंगी, जबकि 50 किलोमीटर पैदल चाल मुकाबले में गुरप्रीत सिंह मुकाबले में उतरेंगे।